दुनिया का कोई भी साल्ट हो, दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड के अंदर दो कंपोनेंट तो होते ही हैं, एक कटायनिक पार्ट और दूसरा अनायनिक पार्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड के दो पार्ट है, एक का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्या भाई? किसी कंपाउंड के अंदर एक ही स्पीसीज का, दूसरी का नहीं, दूसरी सेम रह जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उसी स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा हो। अगर कहीं पर H+ दिखा है और कोई आप लोगों से ये कहे कि भाई बेसिक मीडियम के अंदर भी अगर बैलेंस करनी पड़ जाए तो कैसे करेंगे सर, ये बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी तो मिल गई, भारत मुक्त भी हो गया, पर क्या इस मुक्त भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कुछ कर्तव्य नहीं है? जरूर है। आप लोगों को और हमें भी एक प्रतिज्ञा लेनी है कि तकनीकी के क्षेत्र में भारत को नंबर 1 बनाना है, और ये सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि आप लोग इतनी बेहतरीन पढ़ाई करें, आप लोग इतने बेहतरीन इंस्टीट्यूट में प्रवेश करें, आप लोग इतनी बेहतरीन इंजीनियर बने कि भारत को नंबर 1 होने से कोई रोक ना। तो मैं आप लोगों के लिए अपना योगदान देने जा रहा हूं आज रफ्तार बैच के रेडॉक्स चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा जी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में और एन फैक्टर के बारे में। इक्विवेलेंट वेट किस बला का नाम है यह भी जानेंगे, और केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं यह सब जानेंगे आज हम। देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए, इंपॉर्टेंट बात है बहुत। आप लोग ये बात जानते हो, लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप क्या होता है, कि किस किस टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन होती है। प्लीज समझिएगा, इसको इलस्ट्रेट करवाऊंगा मैं आप लोगों को, प्लीज समझिएगा इसको। बहुत खतरनाक है और लेकिन बहुत मजेदार भी है, ये भी गारंटी मैं आपको देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की बेटा जी, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ना, तो मैंने वहां पर कहीं पर बीच में एक एन फैक्टर का नाम लिया था। इवन मैंने एन फैक्टर के बारे में थोड़ा सा बताया भी था, और आपको यह भी कहा था कि जो एन फैक्टर आएगा या जो नॉर्मेलिटी आएगी वो बेसिकली हम चैप्टर नंबर 8 में यानी रिडॉक्स वाले में करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन होती है बेटा जी हमारे पास कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन, कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा भाई, कि जो कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन है इसको पहचानेंगे कैसे। जरा देखिए, जैसे आप लोग मान लीजिएगा कि दुनिया का कोई भी साल्ट हो, दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड के अंदर दो कंपोनेंट तो होते ही हैं, एक कटायनिक पार्ट और दूसरा अनायनिक पार्ट। बोलो हाँ या ना? आपको सारी ये बात तो आपने बिल्कुल सही, या तो कटायनिक पार्ट या फिर अनायनिक पार्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए क्या होगा, ये रिएक्शन में आपके पास मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जिसके दो पार्ट हैं ए और बी, राइट, ए और बी, और ये किसी सी के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद यहां पर प्रोडक्ट बनाएगा कुछ भी फलाना ढिमकाना। इस रिएक्शन को ऐसे पहचानना है आपको, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे कि किस रिएक्शन को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, और उस रिएक्शन में उन कंपाउंड्स का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, यह भी बहुत जरूरी है। जरा देखिए होगा क्या, ऐसी रिएक्शंस कि जिसमें एक पूरे कंपाउंड के अंदर किसी एक कंपोनेंट का क्या हो रहा होगा बेटा जी, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा होगा जी? ऑक्सीडेशन। और बी का भी हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, बी का भी क्या हो रहा होगा बेटा जी, ऑक्सीडेशन। आप कहोगे सर ये तो कतई गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमने तो यह सुना था सर कि रिडॉक्स रिएक्शन में या तो एक ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा रिडक्शन होता है। अबे नालायक गधो, मैं कह रहा हूं कि एक कंपाउंड के दोनों कंपाउंड का या तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर दोनों का ऑक्सीडेशन हो गया तो ये जो सी अंकल आए हैं ना, इनका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। बात समझ में आई कि नहीं? पूरी रिएक्शन तो इन सबको मिलाकर ही होगी ना, बट एक कंपाउंड के अंदर जो कटायनिक है, अनायनिक है, या जो भी पार्ट होते हैं, अगर दो चीजों का एक साथ ऑक्सीडेशन हुआ या फिर दोनों का एक साथ रिडक्शन भी हुआ, ऐसा नहीं कि रिडक्शन नहीं हो सकता, रिडक्शन भी हो सकता है। तो मैं लिख रहा हूं भाई, या तो ऑक्सीडेशन होगा
या दोनों का रिडक्शन होगा। देखिए, अगर ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका क्या हुआ, सी का रिडक्शन, और यदि ए और बी का रिडक्शन रिडक्शन हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं भाई साहब, क्या रिएक्शन कहते हैं, कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन। बट अभी कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन क्या है जरा देखिए। आपने कहा कि सर हमें थोड़ा समझ में तो आ रहा है, लेकिन एग्जाम्पल दीजिए प्लीज। एग्जाम्पल के बिना तो हम मानेंगे नहीं, कसम केमिस्ट्री की नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं भाई, नहीं मानो, हम तो मनवाएंगे तुम्हें, टेंशन काहे ले रहे हो। देखो तो सही, मान लीजिएगा मैंने लिया है FeC2O4। FeC2O4 की रिएक्शन मैं करवा रहा हूं बेटा जी KMnO4 के साथ और प्लस के H2SO4, यानी एक कंबाइंड रिएक्शन होगी जिसमें हमारे पास क्या बनेगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस MnSO4 प्लस K2SO4। डरो मत, आपको याद नहीं करनी इक्वेशन, आपको याद नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी, वो मैं सब ट्रिक समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है उसकी। सुन लो मेरी बात बस पहले, क्या है FeC2O4 KMnO4 H2SO4, ये वाली आपके पास रिएक्शन है मान लीजिएगा। अब जरा देखो, अगर आप ध्यान से देखते हो, यहां पर कार्बन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और आयरन की +2 है, ठीक है। ये जो ऑक्जेलेट आयन है ना, ऑक्जेलिक एसिड का है। जैसे मान लीजिए अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस और Fe+2 इसके साथ ऐसे कंबाइन होगा, ठीक है। आप जरा देखोगे कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर क्या आएगा माइनस और इधर क्या आएगा +1 चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यार। आप कहोगे सर बात तो सही है। देखो इधर अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन की बात करूं तो इधर आपके पास -2 और इधर +2, लेकिन जब आप देखोगे कि ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिड है, अरे भाई sp2 हो जाए ना भाई, बहुत क्या दिक्कत कर रहा है रे, अरे बच्चों के सामने बेइज्जती नहीं कराने का। हाँ अब ठीक है भाई, एक बेइज्जती नहीं करनी। हाँ इधर देखो sp2 और ये भी क्या हो गया sp2, दोनों कार्बन सेम, दोनों की हाइब्रिड सेम। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर भी 0 इधर भी 0 जाएगा कि नहीं, बोलो रे। आपको समझ में आ गया कि भाई इस वाले कार्बन का भी हम निकालेंगे तो ओवरऑल हमारे पास कितना आएगा भाई, इस वाले कार्बन का अगर हम निकालेंगे तो आपके पास ओवरऑल जो है +3 आएगा। अब जरा देखिए, जब आप देखोगे, अच्छा एक और रह गया यहां पर बैलेंस में, CO2 रह गई। आप ध्यान से देखिए, जब आप आयरन का निकालोगे, हम लोग जानते हैं सल्फेट SO4 2- होता है ओवरऑल। जब आप X वाले फॉर्मूले से भी निकालोगे आयरन का तो यहां पर +3 मिलेगा और यहां पर क्या मिलेगा बेटा जी, +4। अब आप समझना बहुत ध्यान से, बेसिक क्या होता है कि आपके पास आयरन +2 से +3 गया। आयरन अगर +2 से +3 गया, इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब तो यह हुआ कि आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, और एक इलेक्ट्रॉन देने का क्या मतलब हुआ भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ भाई, ऑक्सीडेशन। बोलो यार। आपको सर बिल्कुल, मैंने कहा ठीक है भाई, इसको करते हैं कि इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन। अब जरा देखिए, यहां पर मुझे पता है कार्बन के बारे में, कार्बन पे +3 चार्ज है, बोलो हाँ है ना। आप कहोगे सर बिल्कुल है। यहां पर कार्बन पे कितना चार्ज है, +4, बोलो हाँ है ना। अब कोई चीज +3 से +4 कब जाएगी, उस पर पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन देता होगा। और यदि उसने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा, उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया बेटा जी, ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखिए मेरे पुत्रों, क्या इस कंपाउंड में दो चीजों का ऑक्सीडेशन हो गया। आप कहोगे सर हो गया। अगर किसी कंपाउंड में 2 चीज, 3 चीज, 4 चीज, 5 चीजों का या तो सबका ऑक्सीडेशन हो रहा हो या फिर सबका रिडक्शन हो रहा हो, तब ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी। दूसरी चीज देखिए, अब मैं बात करूंगा केएमएन। सर आप कहोगे सर ऑक्सीडेशन तो आपने दिखाया था, रिडक्शन तो दिखाओ। मैंने कहा गधे नाला, इधर देख, मैग्नीज का यहां +7 है, यहां पर +2 है, +7 से +2 कैसे बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा।
जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं। आप समझ जाओगे सर, ये बात तो आपने गजब समझाई, मजा आ गया सर, जब बात तो समझ में आ गई। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन। अब जरा देखिए, कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि हम अगर पूरे कंपाउंड का एन फैक्टर निकालना है, अभी तुम्हें समझाऊंगा कि एन फैक्टर क्या होता है, कहां पर यूज आएगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, समझदार हैं आप लोग, कि नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलैरिटी का रेशियो एन फैक्टर होता है। और कभी जब मोल कॉन्सेप्ट करवाया होगा तो वहां पर भी बताया होगा एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, बेस का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। वो जितने भी एन फैक्टर मैंने आपको बताए थे वो कब करवाए थे? वो करवाए थे नॉन रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, यानी जो रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन नहीं होती उनमें एन फैक्टर ऐसे निकालते हैं सॉल्ट का या किसी भी स्पीसीज का। बट अगर कोई रिएक्शन एन फैक्टर, कोई रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें कंपाउंड का एन फैक्टर निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है। जरा देखिए, अगर आपके पास कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन है तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा कि एन फैक्टर ऑफ कंपाउंड NaFC होगा एन फैक्टर 1 प्लस के एन फैक्टर 2 प्लस एन फैक्टर 3 प्लस एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जितने भी इसमें स्पीसीज हैं जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है, आप उनका एन फैक्टर निकाल लो और यहां पर जोड़ दो और आंसर निकाल लो भाई। बड़ा सिंपल है। आप क्या करोगे सर, एन फैक्टर निकालने का तरीका बताओ, क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, एन फैक्टर निकालने का तरीका होगा बेटा जी क्या, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू में एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ध्यान रखनी है ये बात, ये फॉर्मूला है एन फैक्टर निकालने का। मान लो अगर मैं निकालना चाहूं एन फैक्टर इन टर्म्स ऑफ आयरन, तो आप लोग देखिए कि आयरन के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर में। आप देखोगे सर यहां पर +2 था और यहां पर +3 था, तो डिफरेंस तो 1 का आया है। मैंने कहा ठीक है। इनटू में आप देखिए एटॉमिसिटी कितनी है इस कंपाउंड के अंदर, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिसिटी आयरन की कितनी है? आप कहोगे सर 1 आयरन है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। अब एक बात और बोलूं मैं आप लोगों को, यहां पर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, 6 लिखे, बाहर वाले नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन फैक्टर पे। आपको सिर्फ एक मॉलिक्यूल के अंदर ये चेक करने की कितने एटम होंगे उस स्पीसीज के जिसका एन फैक्टर आप निकाल रहे हो। आप कहोगे सर 1 है। मैंने कहा ठीक है भाई, इसका एन फैक्टर कितना हो गया? आयरन के टर्म में 1, 1 × 1 × 1। अब कार्बन की बात करें, अगर मैं कार्बन के टर्म में निकालूं एन फैक्टर इन टर्म्स ऑफ कार्बन, तो मुझे पता है कि कार्बन पहले +3 था, बाद में वो +4 हो गया, डिफरेंस मेरे पास 1 आया है। अब जरा बताइए इसके अंदर, इस एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के कितने एटम है, कितनी एटोमिसिटी है? आप कहोगे सर 2 है। तो मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2। अब पूरे कंपाउंड का अगर मैं एन फैक्टर निकालूं तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा ना, जितनी स्पीसीज का एक साथ ऑक्सीडेशन हुआ है उन सबका एन फैक्टर जोड़ लो, बात खत्म। आप कहोगे सर इस कंपाउंड का एन फैक्टर हो जाएगा 1 + 2 = 3। बेहतरीन, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया भाई साहब। आगे देखिए, अब एक और बात समझिएगा, अगर मान लो आपको KMnO4 का निकालना हो, KMnO4 का बड़ा सिंपल है यार। KMnO4 का 7 से कहां पर गया, +2 में डिफरेंस कितना आया? 5 का। और KMnO4 के अंदर मैग्नीज कितने हैं? 1। और एक ही का ही हो रहा है रिडक्शन, और किसी का हो भी नहीं रहा। बड़ा ही सिंपल था ना, 5 × में 1 कर देंगे भाई, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू में एटॉमिसिटी, बस और कुछ नहीं। तो भाई देखो, मैं तुम्हें बताता हूं, इतना कोर्स है ना, तुम कहीं पढ़ भी लोगे ना, कहीं इस भी किताब में से ढूंढोगे ना कि व्हाट इज कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज फलाना ढिमकाना, समझ में नहीं आएंगी। पर सीरियसली बता रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, जिसने इस तरीके से केमिस्ट्री को देखना सीख गया, जो जान गया कि केमिस्ट्री ऐसी होती है, कभी मार नहीं खाएगा वो। ठीक है, कभी मार नहीं खाएगा, ये गारंटी देख लेना। आपको रिएक्शन को के अंदर देख के पता लग जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन की बात करवाई आप लोगों को। चलो मैंने एक एग्जांपल दे देता हूं यार, आपको एक एग्जांपल दूंगा बहुत बढ़िया सा। क्या एग्जांपल है जरा देखो। मैं आप लोगों से अगर ये पूछूं, मैं आप लोगों से एक टास्क दूं कि टेल मी, या कह सकते हैं आइडेंटिफाई, सॉरी आइडेंटिफाई करनी है
आइडेंटिफाई द decomposition अच्छा बेटा एक और बात थी, सुनिए। हाँ, मैंने यहां पर आपको जैसे एन ए निकालना सिखाया ना, एन फैक्टर। आप लोग जानते होंगे, जैसे आपने एक मोलर मास पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मोलर मास याद है ना, वैसे ही आप लोगों को एक इक्विवेलेंट मास भी निकालना है, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास सेम होता है, वो क्या होता है फॉर्मूला, कि मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। ये याद रखेंगे आप। क्या बोला मैंने? मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। मान लो किसी कंपाउंड में क्वेश्चन के अंदर भी कार्बन का, ऑक्सीजन का, आयरन का एटॉमिक मास दे रखा हो, तो आप इस कंपाउंड का क्या निकालोगे बेटा जी? मोलर मास। फिर आप क्या निकालोगे? इसका एन फैक्टर। और जब आप एन फैक्टर से डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा, सर ये आप एन फैक्टर पढ़ा क्यों रहे हो? इस एन फैक्टर का यूज मैं बाद में करवाऊंगा, ताकि आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा दूं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप इक्विवेलेंट वेट इसका निकालेंगे तो क्या बताना है भाई? देखो, इसका मोलर मास निकालना, एन फैक्टर मैंने बता दिया, ठीक है। और इस क्वेश्चन का नाम हो जाएगा बेटा जी, आजकल एक गाना बहुत चल रहा है, श्रीवल्ली, है ना? इस क्वेश्चन का नाम हो गया श्रीवल्ली। तो बेटा जी श्रीवल्ली का जो है आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट मास कितने आया है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और आयरन का कितना होता है? 56। यूज कर लेना, आंसर निकाल लेना बस। चलिए आगे की कहानी में बताता हूं क्या है। आइडेंटिफाई द डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है भाई? जरा देखो यार, अगर मान लो तुम्हें 4-5 रिएक्शन दे रखी हो और वो कह दे, 4 ऑप्शन में से छांटने के लिए कह दे कि बताइए वो कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है जो डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है। और देखो आपकी सिट्टी पिट्टी गुल कर दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर ही मैं। जरा कहीं से इधर देखो, मान लीजिएगा हाँ ये हो गई भाई कि CaCO3 गिव्स CaO प्लस के CO2 और H2O2 गिव्स H2O प्लस के 1/2 O2। ठीक है जी। और एक हो जाएगी हमारे पास क्या भाई? PCl5 gives PCl3 प्लस के H2O। ठीक है। और भी बताऊं? चलो और भी बता देते हैं। SF6 gives SF4 प्लस के F2। ठीक है भाई, ये रिएक्शन है आपके पास 4। इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है और कौन सी नहीं। और मैं आप लोगों को बताऊं, जब आप यहां पर पहली बार ये क्वेश्चन देखोगे ना, और कभी पेपर में भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो तुम्हें तो वही डेफिनेशन पता जो आपको 9वीं 10वीं में रटवा दी जाती है कि कोई एक मॉलिक्यूल जब गर्म करा जाता है तो छोटे छोटे दूसरे मॉलिक्यूल में टूट जाता है, और इस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यही पढ़ी थी ना? अरे देखो इधर देखो, आज के बाद इसका आप करेक्ट निकालोगे। देखने पर चारों रिएक्शन ऐसी लग रही है कि डिकम्पोजिशन है, पर सारी की सारी डिकम्पोजिशन नहीं है। अच्छा तुम्हें लगता कैसे? मैं बताऊंगा। आप देखो तुम्हें मैं बताऊंगा अब तुम्हें कि डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली क्या होती है। जरा देखिए बेटा जी, दूसरे टाइप की जो रिएक्शन है कंबाइंड रिडॉक्स के बाद हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन ठीक है भाई। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है जरा देखिए। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, ए और बी क्या हुआ जी? ए और बी कोई कंपाउंड है, उसके अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो कटायनिक और एनायनिक, यानी एक से ज्यादा आइटम होंगे भाई। क्या होगा जरा देखिए। आपने ऐसे कहा कि ए का हुआ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ऐसा नहीं है कि भाई इसका ऑक्सीडेशन ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि रिडक्शन हो, पर उसी कंपाउंड के अंदर जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसका हुआ रिडक्शन। ध्यान से देखिएगा बेटा जी, जब एक ही कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाएं,
लेकिन अलग अलग स्पीसीज भी होनी चाहिए। अलग अलग स्पीसीजों का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए। ऐसी ही रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यह मानोगे नहीं। चलो देखो देखो, पहली बात, इन 4 रिएक्शन में हमें पहचानना है कि कौन सी रिएक्शन डिकम्पोजिशन है और कौन सी नहीं है। आपको एक बात बताऊंगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है। आप लोग कहोगे सर बिल्कुल ये +2 है। कार्बन का यहां पर चेक कर लेना, +4 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आएगा। भाई साहब आप इधर देखिए, कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +4 और ऑक्सीजन का यहां पर भी -2। क्या किसी भी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज आया? कैल्शियम का इधर भी +2 था, उधर भी +2 है। कार्बन का इधर भी +4 था, उधर भी +4 है। ऑक्सीजन का -2 इधर था, -2 उधर है। यार कोई चेंज नहीं आया भाई साहब, कोई चेंज नहीं आया। और यदि कोई चेंज नहीं आया तो पहली चीज तो यही हो गई कि ये हमारे पास नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन हो सकती है पर रिडॉक्स नहीं है। हमें क्या बताना है? डिकम्पोजिशन रिडॉक्स, मतलब डिकम्पोजिशन भी हो और रिडॉक्स भी हो। जरा देखिए, H2O2 के अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +1 है, क्योंकि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? नॉन मेटल के साथ। और हाइड्रोजन यहां पर भी क्या होगा बेटा जी? +1 में। चेंज तो नहीं हुआ। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मैंने आपको निकालना सिखाया था, पेरोक्सी लिंकेज में कैसे निकालते हैं, और इसका आया था -1। अब मान लीजिए कि कोई चीज -1 से -2 पर जा रही, क्योंकि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो -2 में है। आप सोचो, अगर कोई चीज -1 से -2 में जा रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन उधार लिया किसी से। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन लेने को क्या कहते हैं? आप कहोगे सर रिडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का इसमें रिडक्शन हो गया। दूसरा देखिए, ऑक्सीजन यहां पर -1 में है और इधर क्या गया बेटा जी? 0 में। अब -1 से 0 कब हो सकता है भाई कोई? आप कहोगे सर अब इसी ऑक्सीजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। थोड़ा सा बात समझिएगा, यहां पर बेसिकली एक ही कंपाउंड के अंदर दोनों चीजें हुई, मतलब एक ही स्पीसीज के अंदर ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। लेकिन मैंने इसमें क्या बोला था कि एक का ऑक्सीडेशन हो, दूसरे का रिडक्शन हो। बोलो हाँ या ना? आपको सर बिल्कुल, ये बात तो समझ में आ गई। अब जरा देखो बेटा, आप ध्यान से देखो, क्लोरीन की -1 होती है, क्लोरीन की -1 होती है जब वो कंबाइंड स्टेट में रहती है। और फास्फोरस का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो +5 आएगा। आप सेम टू सेम यहां पर भी देखिए, तो ये गलती से H2O लिख दिया, यहां पर Cl2 लिखना था बेटा, ठीक है। यहां पर +3 हो जाएगा और ये -1 और ये 0। अब ध्यान से देखो मेरे शेरों, क्या +5 से कोई स्पीसीज +5 से +3 जा रही है? पहले उस पर +5 चार्ज था, अब उस पर +3 हो गया। उसका मतलब क्या हुआ होगा? उसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, गेन करे होंगे इलेक्ट्रॉन, और गेन करने को क्या कहते हैं? रिडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फास्फोरस है इसका रिडक्शन हो गया है भाई साहब +3 में। लेकिन क्लोरीन पहले -1 में था, क्लोरीन पहले -1 में था, अब वो किस में चला गया है? 0 के अंदर। और यदि वो 0 के अंदर गया है तो उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा जी? ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस में क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताओ, एक ही कंपाउंड के अंदर अलग दो अलग अलग स्पीसीज एक का ऑक्सीडेशन कर रहे हो, एक का रिडक्शन कर रहे हो, तो क्या हम कहेंगे कि ये रिएक्शन हमारे पास डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन होगी? तो आप कहेंगे भाई सर ये वाली तो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब देखेंगे बात भाई इसकी SF6 वाले की। ध्यान से देखो, फ्लोरीन आपके पास हेलोजन है, कंबाइंड स्टेट में इसकी -1 होती है, तो यहां पर फ्लोरीन होगा -1 में, सल्फर होगा +6 में। सल्फर इधर पहुंचेगा +4 में और फ्लोरीन हो जाएगा 0 में। आप जरा देखिए, क्या +6 से +4 जाने का मतलब क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा बेटा जी? रिडक्शन। और F- अगर कोई स्पीसीज 0 पर गई है तो उसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या ये रिएक्शन में भी एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग कंपोनेंट में एक का डिकम्पोजिशन एक का ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरे का रिडक्शन हुआ? बोलो यार।
आपको कि सर बात तो समझ में आ रही है। देखिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए बेटा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि वहां पर 4 रिएक्शन दे रखी होती है ABCD ऑप्शन में। वो आप लोगों से 4 रिएक्शन अलग अलग टाइप की दे सकता है, हो सकता है वो नॉन रिडॉक्स भी दे दे। वो ये पूछेगा कि बताइए रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है। रिडॉक्स रिएक्शन तो बड़ी सिंपल है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिर्फ ये चेक करना है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है। अगर वो आपसे पूछ ले कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, तो आपको पता है कि एक ही कंपाउंड के अंदर 2 स्पीसीज का या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या 2 स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा होगा, ऐसे पता लगा लोगे। तीसरा, अगर कोई आपसे यह पूछ ले कि डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो क्या कहोगे आप कहोगे सर ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड के 2 पार्ट हैं, एक का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्या बड़ी, उसको हम कहते हैं, बोलो, उसको कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी। अब जरा देखो एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं PCl5 वाला, उसी के बेस पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि PCl5 प्लस के PCl3 सॉरी गिव्स, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो PCl3 और प्लस के Cl2। पहला काम तो होगा, अगर कोई आप लोगों से यह कह दे कि PCl5 का इक्विवेलेंट वेट निकालिए या इक्विवेलेंट मास निकालिए कितना होगा, तो बड़ा सिंपल है ना भाई। आप लोगों को क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो किसके बराबर होगा, वो होगा मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो भाई PCl5 का मोलर मास तो तुम निकाल लोगे, इतना तो मुझे भी भरोसा है, अगर फास्फोरस का क्लोरीन का एटॉमिक मास आपको दे दिया जाए, बस हमें अगर एन फैक्टर निकालना आ जाए तो भाई साहब हम धरती उखाड़ देंगे डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन की, सब उखाड़ देंगे यहां पे सब कॉन्सेप्ट। तो कैसे करना है जरा देखो, इसके लिए एन फैक्टर निकालने का जो एक स्पीसीज के लिए होता है फॉर्मूला फिर वही लगेगा। मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि फास्फोरस यहां पर कितना है +5 और यहां पर कितना है +3। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ फास्फोरस निकालता हूं, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन निकालता हूं कि भाई जिसका रिडक्शन हुआ उसका एन फैक्टर निकालो, तो आप देखोगे डिफरेंस कितने का आया, 2 का डिफरेंस आया। कितने फास्फोरस थे, 1 थे, तो मेरे पास 2 ही आया आंसर की नहीं आया। अगर मैं उस स्पीसीज का एन फैक्टर निकालना चाहता हूं जिसका ऑक्सीडेशन हुआ यानी क्लोरीन का, तो आप देखोगे यहां पर -1 थी, यहां पर 0 थी, डिफरेंस कितने का आया 1। लेकिन 5 में से 2 ही क्लोरीन ऐसे थे जिन्होंने ऑक्सीडेशन किया, 3 तो अभी भी लगे होंगे, तो हम 3 को छोड़ देंगे, तब हमारे पास 2 ही लेने होंगे 2। अब मैं आपको एक स्पेशल बात बताऊं, इस क्वेश्चन के अंदर जिसका भी आप डिकम्पोजिशन रिडॉक्स कर रहे हो, रिडॉक्स डिकम्पोजिशन कर रहे हो, उसके लिए एन फैक्टर जो होता है वो एन फैक्टर आर बराबर एन फैक्टर ओ, यानी चाहे तो आप रिडक्शन के टर्म में निकाल लो या आप ऑक्सीडेशन के टर्म में निकाल लो, सिर्फ एक ही जो है उसका एन फैक्टर माना जाएगा पूरे कंपाउंड का। इसके लिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। ठीक है जी, इतना सिंपल है कि आपको मतलब का ही बोले, बस शर्म करोगे तुम अपने ऊपर। चलिए, तो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन करवाना सिखा दिया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कैसे करते हैं, एन फैक्टर निकालना सिखा दिया, और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बता दिया कि डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली है क्या। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बताइए दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन या कौन सी रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है। आप मुझे एक बात बताओ यार, जब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में सिखाया था कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन में, आपने देखा होगा इन दोनों कंपोनेंट का या तो ऑक्सीडेशन होगा या इन दोनों कंपोनेंट का रिडक्शन होगा, है ना। अगर मान लो दोनों का ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्शन इसके बीच हुआ कि नहीं हुआ। अब जब हम बात करेंगे पूरे रिडॉक्स रिएक्शन की, तो रिडॉक्स रिएक्शन तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में हुई ना, कि रिडक्शन अलग में और ऑक्सीडेशन अलग में, तो ये कैसी हो जाएगी इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन किस कैटेगरी में आएगी, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। आगे देखिए भाई, आपको कहा गया डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर भाई साहब एक ही कंपाउंड है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब ये कौन सी हो गई, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी ये। ठीक है, ये भी ध्यान रखनी है, इट इज अ काइंड ऑफ
इंट्रा मॉलिक्यूलर बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो आपको सर आ गई, बढ़ जाओ, आज कोई दिक्कत नहीं है सर, आज तो हम सब सीख जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, अब जरा देख लो आगे, अब आ जाओ भाई, थोड़ा जल्दी से आ जाओ, जरा देखो। अब आपके पास तीसरे टाइप की रिएक्शन होंगी जिसका नाम होगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादातर पूछी जाती है कि दी गई 4 ऑप्शन में से बताइए डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, ऐसे पूछी जाती है। लेकिन पहले तो हमें पहचान करनी आनी चाहिए ना भाई, ऐसे थोड़ा ही ना कुछ भी कर लेंगे हम कि सर ने बोला हमने कर दिया। इधर देखो जरा, अगर मैं बात करूं आइडेंटिफिकेशन की, तो आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे वो आपको बता देता हूं मैं। या तो आपके पास कंपाउंड कुछ ऐसा होगा ए और बी गिव्स प्रोडक्ट, या होगा ए गिव्स प्रोडक्ट, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 2 अलग अलग प्रकार के एटम होंगे, और ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक ही प्रकार के एटम होंगे। तो जरा देखिए इसमें क्या होता है कि एक ही चीज का क्या होगा बेटा जी, जैसे मान लीजिए एक ही चीज का क्या होगा ऑक्सीडेशन, और उसी चीज का क्या होगा रिडक्शन। उसी चीज का ऑक्सीडेशन, उसी चीज का रिडक्शन, दोनों हो जाएगा, ठीक है। और ए का क्या हो जाएगा उस टाइम पर, ए रहेगा सेम, ए में कोई छेड़खानी नहीं होगी। या फिर अगर हम कहें कि एक ही चीज का अगर हम बात करें सिर्फ एक ही चीज की, तो एक ही चीज में सेम वाला कोई नहीं है, उसी का होगा ऑक्सीडेशन और उसी का हो जाएगा रिडक्शन। कहने का मतलब यह है कि आपको यह बात ध्यान रखनी है कि इसी रिएक्शन के अंदर अगर किसी एक स्पीशीज का ही ऑक्सीडेशन हो रहा हो और किसी एक ही स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारे माइंड में एक और चीज बात आएगी कि सर आप आइडेंटिफिकेशन करना सिखाओ, 2-4 एग्जांपल दो फिर हम मानेंगे। ऐसे नहीं मानेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मत मानो, मुझे कोई दिक्कत थोड़ा ही है, मैं नहीं मानता है। जरा देखो, पहला है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है भाई, ये तुम्हें करना है काम, ये तुम्हारे लिए वर्क है। क्या है वर्क, जरा देखिए भाई। पहला वर्क, अगर मैं एग्जांपल दूं H2O2 का, और मैं यहां पर बना रहा हूं H2O और प्लस के मैंने बनाया O2 हाफ। आप जरा देखिए, यहां पर हाइड्रोजन का +1 है और यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो गया +1, यानी ये क्या हो गया सेम। बोलो आपको सर बिल्कुल। ऑक्सीजन यहां पर -1 है, ऑक्सीजन यहां पर -2 है, तो जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो -1 से -2 का मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं? बोलो। आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, चलो ठीक है। अगर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो सीधी सी बात हो गई क्या कि भाई इसको हम कहेंगे रिडक्शन। और यदि -1 से ये 0 हो गया तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, और यदि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो रॉबर्ट जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। रॉबर्ट आप कहोगे सर अरे इधर पता लग गया, ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोगों को इसका कभी भी एन फैक्टर निकालना हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका एन फैक्टर का फॉर्मूला होगा एन फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस के एन फैक्टर रिडक्शन और डिवाइड बाय एन फैक्टर ऑक्सीडेशन इनटू में एन फैक्टर रिडक्शन। मतलब ऐसे आपको मल्टीप्लाई करनी है। इस फॉर्मूले से हो सकता है कुछ के आंसर सही निकले और कुछ के आंसर गलत निकले, मैं क्लियर बोल देता हूं, ठीक है भाई, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं।
इसीलिए आसान भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं कि आप इस रिएक्शन का फार्मूला याद ना रखें, आप इस रिएक्शन का फार्मूला याद ना रखें, ठीक है। जब कभी भी ये रिएक्शन आएगी तो आपको एन फैक्टर अपने आप से पता लग जाएगा, क्योंकि देखो अगर ये किसी के साथ रिएक्शन कर रहा होगा ऑक्सीडाइजिंग, मतलब किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ बिहेव कर रहा होगा तो उसका हो जाएगा सिर्फ रिडक्शन, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे बढ़िए भाई। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन, तो आप जरा देखिए -1 से -2 में गया, इसका मतलब डिफरेंस कितने का आया, 1 का। और 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ, सॉरी रिडक्शन हुआ, तो 1 × में 1 करेंगे हमारे पास 1। और अगर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन लिखोगे तो -1 का ही डिफरेंस, सॉरी 1 का ही डिफरेंस आएगा, क्योंकि -1 से 0 पर गया और 1 ही ऑक्सीजन का हुआ ऑक्सीडेशन, तो हम यहां पर 1। तो जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 + 1 और 1 × में 1, यानी H2O2 का जो एन फैक्टर होता है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, ठीक है। अगली रिएक्शन की तरफ, अगली रिएक्शन होगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, इसमें जरा देखिए। मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताता हूं बेटा। आप लोगों ने 10th क्लास में एक बात पढ़ी होगी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। और आप लोग जानते होंगे कि हाई रिएक्टिव मेटल जो होती थी वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देती थी और आपके पास क्या हो जाता था, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन आ जाती थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि भाई जिंक मेटल जो है कॉपर सल्फेट से ज्यादा क्या हो गई, रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगी, कॉपर को क्या कर देगी भाई, डिस्प्लेस कर देगी और यहां पर क्या बन जाए, कॉपर। अब आप लोग ये तो जानते हो कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हमें ये कंफर्म करना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो जरा देखिए, अगर मैं देखूं कि यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि वो एलिमेंटल स्टेट में है, और यहां पर कितना होगा बेटा जी, +2। तो आप मुझे बताइए 0 से +2 का मतलब क्या हुआ, किसने ऑक्सीडेशन कर लिया, बोलो यार। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। और आप ध्यान से देखो कॉपर +2 से यहां पर कॉपर में गया तो उसका क्या हो गया भाई, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो बताइए क्या एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या यहां पर किसी एक मेटल ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, तो यह रिएक्शन हो जाएगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। और यदि आप यहां पर किसी भी स्पीशीज का एन फैक्टर निकालना चाहते हैं तो बड़ा ही सिंपल होगा एन फैक्टर निकालना। वो क्या है जरा देखिए कि भाई मुझे पता है जिंक का एक एटम है तो मैंने 1 रख दिया एटोमिसिटी, चेंज कितना आया 2 का तो मैंने कर दिया 2। अब मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर कितने हैं 1, और भाई कितने का चेंज आया 2 का, ठीक है। तो हमारे पास इसका भी एन फैक्टर 2 आ गया। सेम आप आगे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आए, हो सकता है बहुत बच्चे दिक्कत में आए, लेकिन लेक्चर के खत्म होने तक या ये चैप्टर खत्म होने तक एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपका वीक हो। अभी एन फैक्टर नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं है, एन फैक्टर आएगा, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ट्रस्ट मी। आगे देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है मई 2017 में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो आपको सिर्फ ये पहचानना है कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, खुद देखो आप। आपको क्या बताया था मैंने कि रेडॉक्स रिएक्शन पहचानने के लिए क्या तरीका है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जमाना चला गया, अब है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज देखने का कि कहां पर ऑक्सीडेशन में चेंज आया और कहां पर नहीं। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन जो है यहां पर +1 में है और यहां 0 में है, देख लेना। और जीनन यहां पर +4 में है और यहां पर +6 में। आप एक्स वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेना, जब आपको दिखेगा कि भाई फ्लोरीन तो -1 होता है, एक्स की वैल्यू 4 आएगी, और यहां पर भी आप एक्स की फ्लोरीन -1 होता है तो एक्स की वैल्यू 6 आएगी। आपको दिख जाएगा सर यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ गया, और यदि यहां पर चेंज आ गया मेरे बच्चों तो सीधी सी बात है यह रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन,
ठीक है जी। आगे देखो, XeF2 जो है और PF5 मिलकर बनाते हैं XeF प्लस और PF। जरा देखो, आप लोग इसमें से निकाल लोगे जिनन की +2 आएगी, आप लोग यहां पर भी निकाल लोगे फ्लोरीन की -1, फॉस्फोरस की +5 और फ्लोरीन की -1। जब आपको कभी यहां पर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आपको ये दोनों आयन अलग अलग तरीके से लिखने हैं, XeF प्लस और PF6 माइनस। और यहां पर भी आप जिनन की अगर अलग निकाल के देखोगे, फॉस्फोरस की अलग निकाल के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया है। सेम यहां पर भी और सेम यहां पर भी। तो आप लोग पहचान लोगे कि कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स है और कौन सी रिएक्शन नहीं है। देखो बेटा, मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए, ठीक है भाई। और मुझे बस इतना बताना है टाइम के साथ, नाम के साथ, कमेंट बॉक्स में साथ, कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और जिस जिसको समझ में आ गया उसकी बल्ले बल्ले। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ओ भाई साहब गजब बात कर दी सर, ये तो टाइप ऑफ रिडॉक्स सेक्शन पूछ लिया। इसमें क्या कहा गया है? एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओ भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन। अभी तो हमने बताया कि सर एक ही कंपोनेंट होगा जिसका क्या होगा, रिडक्शन भी होगा और जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। अगर दूसरा कोई कंपोनेंट हुआ तो वो सेम रह जाएगा सर, या फिर वो नहीं होगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। यहां पर Mn+7 सॉरी Mn+4 कहां पर गया, ये माइनस था भाई पहले। Mn+7 +2 में चेंज हुआ और यहां पर ये -1 0 में। ये तो अलग अलग कंपाउंड के बीच में हो रही है रिएक्शन, है ना। तो ये रिएक्शन तो मानी नहीं जाएगी भाई, ये नहीं मानी जाएगी। NaBr से ध्यान से देखिए, Br -1 में है, 0 में चला गया, 0 में है, -1 में चला गया, ये भी नहीं मानी जाएगी भाई। KMnO4 में देखो भाई, KMnO4 +7 में है यहां पर, और ये अगर चला गया यहां पर तो +6 में, और यहां पर क्या हुआ बेटा, +4 में। यहां पर भी क्या हुआ, +7 से +6 जाएगा तो क्या हो गया, रिडक्शन, और +7 से +4 जाएगा तो भी क्या हो गया, रिडक्शन। अबे मैंने बोला था किसी कंपाउंड के अंदर एक ही स्पीसीज का दूसरी का नहीं, दूसरी सेम रह जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उसी स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा हो। यहां तो दोनों टाइम मैंगनीज का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ये ना मानी जाती भाई, ये ना मानी जाएगी। अब जरा देखिए, यहां पर कॉपर +1 में है क्योंकि ब्रोमीन का -1 है, हैलोजन है। ध्यान से देखिए गौर से, ये +2 और 0 हो गया। जब ये +1 से +2 जाएगा तो इसका मतलब होगा इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और यदि इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो इसका क्या हो गया होगा, ऑक्सीडेशन। और +1 से जब ये 0 पर गया होगा तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, और यदि इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका क्या हो गया होगा, रिडक्शन। ध्यान से देखिए, एक ही कंपाउंड के अंदर एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है। इसका मतलब है कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा जी देवसेना, हमारी प्रिय देवसेना। आगे बढ़ते हैं। हालांकि रिएक्शन को मैंने आपको सिखाया है टाइप ऑफ रिएक्शन, और उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करवाए। अब आपको मैं एक पार्ट करवाना चाहता था, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ओहो, बड़ी बेइज्जती करवाते हैं हमारी। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है भाई, अब तो आदत सी पड़ गई है। गाना आता नहीं है, गाना था ना, अब तो आदत सी पड़ गई है मुझको बार बार करेक्ट करने की। देखिए भाई, तो जेंटलमैन्स, इसको करना है एफ। वेरी गुड, ये हो गया एफ। तो आप लोगों को क्या करना है मेरे बच्चों, रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना है। आप लोगों ने एनसीईआरटी में तो सीखा ही होगा बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रूल दे रखे होंगे, बट आपको रूल फॉलो नहीं करने हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है मेरे साथ।
अगर आप प्रैक्टिस कर गए तो रूल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप समझ जाना अपने आप ही, जो तुम कर रहे हो अपने आप में रूल है। कैसे, जरा देखो, आप लोगों में बताता हूं, आपको एक इम्बैलेंस इक्वेशन मिलेगी, ठीक है भाई। आपको बस ध्यान से देखना है, सब पे नजर रखनी है कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। जरा देखिए, अगर मान लो कभी आपको दे रखा हो MnO4 माइनस रिएक्शन करता है Fe+2 से, और रिएक्शन करने के बाद बनाता है Mn2+ और Fe+3, ठीक है। और बाकी वाटर वगैरह होंगे, H+ वगैरह होगा, ऐसे H+ भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, H+ भी हो सकता है, इधर देख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे दे रखे हुई कोई इक्वेशन ऐसी फालतू सी, आपको बैलेंस करना है और अच्छे से बैलेंस करना है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। देखो भाई, आप लोगों को मैंने एक सिंपल तरीका बताया है, ध्यान से देखो पूरी रिएक्शन में कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। बस अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे पता लगेगा कि सर ये जो आयन है ना Mn, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और जो ये Fe2+ है ये Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। बस इतना ही देखना है, ना तो आपको H+ देखना और ना आपको वाटर देखना, और कुछ नहीं देखना, सिर्फ क्या देखना है, यही स्पीशीज देखनी कि कौन किस में कन्वर्ट हो रही है। अब जरा देखिए, पहला, जब मैं ऐसे देखूंगा कि MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है किस में भाई, Mn2+ में, तो आपको एक नियम याद रखना है कि आप ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से पहले बात नहीं करेंगे, इनकी बात बाद में होगी। हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी एटम होंगे उनको आप बैलेंस करिए, अगर वो बैलेंस हो जाए उसके बाद देखिए क्या करना है। चलो भाई, मैं ऑक्सीजन को तो भूल गया, मैंने देखा कि इधर एक मैग्नीज है और इधर भी एक मैग्नीज है, मतलब बैलेंस हो गया। अब जरा देखो दूसरे नंबर पे क्या देखना है, दूसरे नंबर पे देखना है कि कौन सा, मतलब जो ऑक्सीजन जो है किधर कितने की कमी लग रही है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन को देखना है। आप देखोगे सर इधर 4 ऑक्सीजन है और उधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो जिधर ऑक्सीजन नहीं होंगे उधर आप उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लोगे। हो गए वाटर मॉलिक्यूल ऐड, बोलो यार। आप कहोगे सर बिल्कुल वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गए, फिर आपको देखना है उसके बाद H+ या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब क्या, देखो मैं आपको लिखा देता हूं, एक ऑर्डर देखना है, AOH, ये फॉर्मूला फिट करना है अपने माइंड में कि पहले नंबर पे एटम देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन को देखेंगे हाइड्रोजन को छोड़कर, और लास्ट में हम हाइड्रोजन देखेंगे, ठीक है भाई। AOH ये फॉलो करना है। तो मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में भाई मेरे पास उधर 4 2 8 8H+ आयन, मतलब जितने हाइड्रोजन की कमी होगी आपको उतने H+ जोड़ना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। अब जरा देखो मेरे बच्चों, जब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा ना तो लास्ट में आपको करना है चार्ज बैलेंस। क्या करना है जी, चार्ज बैलेंस करना है। और चार्ज बैलेंस करते हुए अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट हैंड साइड में ओनली 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और लेफ्ट हैंड साइड में 7 पॉजिटिव और 1 माइनस, यानी नेट चार्ज कितना है, +7। हमें देखना है कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करना है कि जितना चार्ज एक साइड में होगा उतना ही चार्ज दूसरे में होगा, उसको चेंज नहीं करना है। तो अगर राइट हैंड साइड में +2 है, लेफ्ट हैंड साइड में +7 है, तो +7 को +2 कैसे बना सकते हो। आप कहोगे सर इसमें कुछ -5 जोड़ दो, तो मैंने ऐसे ही करना है कुछ कि आपको जिधर भी चार्ज घटाना हो उधर 5 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जोड़ देने हैं। अब ये रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब दूसरा देखेंगे कि दूसरी स्पीसीज जो है वो क्या है। आपने देखा कि दूसरी तो सर Fe+2 जो है Fe+3 में कन्वर्ट होगा। मैंने कहा ठीक है, क्या आप लोगों ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर एटम बैलेंस कर लिए। आप कहोगे सर बिल्कुल कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि हमने कर लिए तो दूसरा नंबर क्या होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। सर ऑक्सीजन तो है ही नहीं इसमें। तीसरा काम क्या होगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। सर वो भी नहीं है इसके अंदर। तो लास्ट में बचा क्या, चार्ज। क्या इधर +2 है, इधर +3 है। जिधर भी प्लस चार्ज ज्यादा होगा उसको कम करने के लिए आप नेगेटिव चार्ज जोड़ोगे, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे। उधर +2 है, इसको +2 बनाने के लिए क्या हमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। बोलो भाई। आप कहोगे सर बिल्कुल जोड़ दो।
अब लास्ट में क्या करना है, आपको ये दो हाफ रिएक्शन ऐड करनी है और ऐड इस तरीके से करोगे कि कोई भी इक्वेशन में सारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। ये आपका इक्वल टू का साइन है। तो मैं क्या काम करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि ये 5 इलेक्ट्रॉन इन 5 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट इक्वेशन आपके पास क्या आएगी बेटा जी, MnO4 माइनस प्लस के 8 H प्लस के 5 Fp2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस के 4 H2O और प्लस के 5 प्लस 3। ये आपके पास नेट इक्वेशन है। इसमें सारे एटम बैलेंस, सारे चार्ज बैलेंस, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो आप लोगों से कंफ्यूजन पता है कहां पे करवा सकते हैं वो लोग आईआईटी के अंदर, कि हो सकता है रिएक्शन तो बैलेंस दे दे, चार्ज बैलेंस ना दे, और वो आपसे पूछे बताइए इनमें से कौन सी रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो ध्यान रखना एटम के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है जी, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। ये तो चलो एक एग्जांपल दिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही एक दो एग्जांपल दूंगा? अरे देखते जाओ यार। दूसरा है Cr2O7 2 माइनस प्लस के H प्लस के I माइनस गिव्स I2, ठीक है, प्लस Cr3 प्लस और वाटर। ये आपके पास इम्बैलेंस रिएक्शन है, ये आपके पास इम्बैलेंस रिएक्शन है। तो आप लोग क्या करोगे भाई, जरा देखो, आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप कहोगे सर हमें तो आपने बताया था कि कौन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बस ये देख लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, इसको देखा कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक मिनट रुकिए, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा जी, कि ये ऑर्डर फॉलो करना, एटम ऑफ हर्सर, ठीक है भाई, एटम ऑफ हर्सर फॉलो कर लेना, बाकी काम खत्म हो जाएगा वहीं पे। जरा क्या होगा कि सब तो पहले बात करेंगे कि कौन किसमें कन्वर्ट हुआ। तो हम कहेंगे सर Cr2O7 2 माइनस कन्वर्ट हुआ है Cr3 प्लस में। मैंने आपको बोला था हाइड्रोजन और वाटर की चिंता नहीं करनी है, सबसे पहला काम होगा ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़कर एटम को बैलेंस करना। और मैंने देखा कि यहां पर 7 ऑक्सीजन थे, इनके अलावा 2 क्रोमियम थे, बट जबकि राइट हैंड साइड में कितने क्रोमियम है, 2, सॉरी 1। तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? आप कर दो, कहोगे सर कर दो। अब जब एटम बैलेंस हो जाएंगे तो दूसरे नंबर पे किसको बैलेंस करेंगे? आप कहोगे सर ऑक्सीजन बैलेंस कर दो ना। चलो, और मैंने बताया था कि जिधर भी ऑक्सीजन की कमी होगी उधर आप उतने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देना। तो बताओ कितने और कहां पर मुझे वाटर मॉलिक्यूल जोड़ने चाहिए? आप कहोगे सर इधर 7 ऑक्सीजन है, उधर 7 ऑक्सीजन की कमी है, तो आप यहां पर 7H2O जोड़ दीजिए। अब दूसरी साइड में हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, और जितने हाइड्रोजन की कमी होगी उतने आपके पास क्या हो जाएंगे, H प्लस जोड़ेंगे आप, 14H प्लस। और लास्ट में आपको चार्ज बैलेंस करना होगा। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर 14 प्लस थे, 2 माइनस थे, नेट चार्ज कितना है, प्लस 12। राइट हैंड साइड में 2 3 जा प्लस 6, प्लस 12 को प्लस 6 कैसे बनाए कि जब हमें 6 जोड़ना पड़े, यानी 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़े। तो मैंने क्या काम कर दिया भाई, इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए ताकि नेट चार्ज क्या हो जाए आपके पास बराबर। अब दूसरा देखोगे तो कौन किसमें कन्वर्ट हुआ? आप देखोगे सर I माइनस जो है ना, ये कन्वर्ट हुआ I2 में। पहला काम क्या है, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़कर एटम बैलेंस कर लो। क्या यहां पर एटम बैलेंस हो गए? उधर 2 हाइड्रोजन दिए, इधर भी 2 आयोडीन हो गए। फिर लास्ट में जब आपको दिखे कि ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, तो उनको बैलेंस भी नहीं करना। लास्ट में क्या करोगे आप, चार्ज बैलेंस करोगे। और चार्ज कैसे बैलेंस होगा जरा देखिए, कि सर इधर 2 नेगेटिव है, इधर एक भी नेगेटिव नहीं है, तो क्या मैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ लूं? मैंने कहा हाँ जोड़ लो। फिर आपको बस एक काम करना है कि जब इन दोनों रिएक्शन को आप जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वो कैंसिल आउट होने चाहिए। तो इस इक्वेशन को आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हो तो 3 2 जा 6, और वहां पर ऑलरेडी 6 था, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जिस वजह से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा, Cr2O7 2 माइनस प्लस के 14H प्लस के 6I माइनस, देखो 3 2 जा 6 है ना, गिव्स
2Cr3 प्लस प्लस के 7H2O प्लस के 3 आयोडीन। अब इस इक्वेशन में चार्ज भी बैलेंस है, एटम भी बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है बेटा जी, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आपको यह दिख रहा है कि H प्लस आयन है, इसका मतलब इसका जो मीडियम होगा वो क्या है, इसका जो मीडियम होगा वो क्या होगा, आप कहोगे सर वो हो जाएगा एसिडिक। यानी एक तरीके से हम जो भी सीख रहे हैं एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना सीख रहे हैं। लास्ट वाली रिएक्शन में भी हमने यही देखा कि H प्लस था, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा जी, एसिडिक मीडियम में। इन एसिडिक मीडियम में तो ये हमने बैलेंसिंग करनी सीखी। चलो कोई बात नहीं, ये तो हुई एक बात। अब जरा देखो भाई और खतरनाक तरीके से, और खतरनाक तरीके से देखिए क्या होगा, ठीक है भाई। मान लीजिएगा आपको दिया है MnO4 माइनस प्लस के आयोडीन और गिव्स ये H प्लस की प्रेजेंस में, और यहां पर दे रखा है क्या भाई, Mn2 प्लस और IO3 माइनस और वाटर वगैरह भी दे रखा होगा, वो हम बैलेंस कर लेंगे बाद में। देखो ऐसे कोई रैंडम दे दिया एक एग्जांपल। अब आपको क्या करना है, ये वाली इक्वेशन को बैलेंस करना है जो मैंने तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग। देखो भाई क्या था कि भाई AOH ये ऑर्डर फॉलो करोगे आप। काम क्या होगा, सबसे पहले कि कौन किस में कन्वर्ट हुआ ये देखेंगे हम। तो मैंने देखा कि भाई MnO4 माइनस जो है वो Mn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। आप बोलोगे सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, क्या आयोडीन IO नेगेटिव माइनस में हुआ कि नहीं हुआ। क्या सर आपने बोला सर ये भी हो गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग क्या लिखना है, जो जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसको लिख लो ऐसे अलग अलग। MnO4 माइनस Mn2 प्लस में। रूल नंबर 1 क्या था कि आप एटम को बैलेंस करोगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है भाई। तो आपने क्या काम करा, एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, एक मैग्नीज इधर एक मैग्नीज उधर है ना, और यहां पर 4 ऑक्सीजन है, उधर ऑक्सीजन है नहीं। तो दूसरे नंबर पे हम क्या करते थे भाई, जिधर ऑक्सीजन की कमी होती थी उधर हम वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ देते थे। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, 4 वाटर मॉलिक्यूल ले लिया भाई। अब मुझे देखा कि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की कमी पड़ गई है। जिधर हाइड्रोजन की कमी होती थी उधर हम क्या जोड़ते थे, H प्लस। तो यहां पर क्या आ जाएगा 8H प्लस, और लास्ट में क्या होता था हमारे पास, चार्ज बैलेंस करना होता था हमें। हमने देखा राइट हैंड साइड में 2 पॉजिटिव चार्ज, लेफ्ट हैंड साइड में से 8 में से 1 गया 7 पॉजिटिव चार्ज। अब इस 7 पॉजिटिव चार्ज को 8 कैसे बनाए, सॉरी 7 पॉजिटिव चार्ज को 2 कैसे बनाए। तो आप कहोगे सर यहां पर आप 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए, काम बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है, इतना काम कर दिया आपने। फिर दूसरा देखो कौन किस में कन्वर्ट हुआ। आप कहोगे सर I2 जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, IO3 माइनस में। मैंने कहा कि जो जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भूलकर बाकी एटम को बैलेंस कर लो। आपने कहा सर इधर तो 2 आयोडीन उधर 1 आयोडीन, तो क्यों ना मैं इस वाले मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर लूं। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पर आपको क्या देख रहा है, ऑक्सीजन, और जिधर ऑक्सीजन कम होंगे उधर क्या जुड़ेंगे, उतने ही मॉलिक्यूल वाटर के। राइट हैंड साइड में 6 ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा बेटा जी बोलो यार। आपको सर लेफ्ट हैंड साइड में तो 6 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ने पड़ेंगे, तो जोड़ो चुपचाप। और जैसे ही आप 6 वाटर मॉलिक्यूल यहां पर जोड़ोगे फिर हो जाएगी हाइड्रोजन की कमी। और हाइड्रोजन की कमी का मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड में 12H प्लस जुड़ेंगे भाई साहब, 12H प्लस, ठीक है। और लास्ट में हम करेंगे चार्ज बैलेंस। अगर मैं चार्ज को बैलेंस करता हूं मेरे बच्चों, तो ध्यान से देखिए, चार्ज को बैलेंस करने का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड में आपके पास 12 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर नेट चार्ज हो गया हमारे पास 10 पॉजिटिव चार्ज, और इन 10 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में न्यूट्रल है, तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। और यदि हम ऐसा कर पाए तो एक मैं तरीका बताता हूं। ये अब बैलेंस हो चुकी है दोनों इक्वेशन अलग अलग।
आप पहली वाली इक्वेशन में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको याद होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन उन 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी भाई, आप कहोगे 2 MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल आउट, और ये तो हमें एज इट इज रखनी है, प्लस आयोडीन प्लस 6 वाटर गिव्स 2 Mn2 प्लस प्लस के 8 H2O और प्लस के 2 IO3 माइनस प्लस के 12 H प्लस। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी स्पीशीज दोनों साइड तो नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं है कि वाटर इधर भी हो और वाटर उधर भी हो, ऐसा भी नहीं है कि भाई H प्लस इधर भी हो और उधर भी हो। आपको क्या काम करना है कि जिधर कोई स्पीशीज ज्यादा अमाउंट में है उसको उधर ही रखो और जो कम अमाउंट में है उसको घुमा के दूसरी साइड ले आओ, और ये इक्वेशन में मान लेना कि इक्वल टू का साइन है। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर इधर 16H प्लस है उधर 12H प्लस है, अगर वो इधर आ गए तो माइनस हो जाएंगे, और माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास नेट इक्वेशन क्या बचेगी, जरा देखो 2 MnO4 माइनस, ये तो एज इट इज है, 16H प्लस में से अगर 12H प्लस आ जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ 4H प्लस। आयोडीन को हमको छू नहीं सकते, वाटर मॉलिक्यूल देखिए, इधर 6 वाटर मॉलिक्यूल है उधर 8 वाटर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल इधर जाएंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। 2 Mn2 प्लस और प्लस के 8 वाटर मॉलिक्यूल में से अगर हम 6 घटा देंगे तो कितना आएगा भाई, 2H2O और प्लस के बाकी 2IO3 माइनस, बाकी सब बैलेंस है बेटा। एक एक एटम, एक एक स्पीशीज, एक एक चार्ज, सब बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो जो मैंने आपको सिखाया, सिखाने के बाद मेरा एक कर्तव्य भी है कि तुम्हें भी मैं उतना ही निपुण बनाऊं उन कॉन्सेप्ट को लेकर जितना मैं खुद हूं। और भाई उसमें आप कैसे बनोगे, जब आप घर ना आए को खुद से क्वेश्चन करोगे। तो जरा देखो, Cr2O7 2 माइनस SO3 माइनस गिव्स SO4 2 माइनस प्लस के Cr3 प्लस प्लस के H2O। H प्लस वगैरह अपने आप ऐड कर लेना बेटा जी, H प्लस अगर ऐड करने होंगे अपने आप कर लेना। एक तो ये इक्वेशन आपको बैलेंस करनी है, ये आप करेंगे। तीसरी होगी हमारे पास क्या, ये वाली करेंगे भाई। ये वाली करा दी ना हमने भाई। आप एक काम कर लीजिएगा, इसको कर लीजिए आप सल्फर। बस अब मजा आ जाएगा बस। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन भी आप लोग क्या करेंगे बेटा जी, 4 इक्वेशन जो मैं दे रहा हूं आप लोगों को, इनको आपको बैलेंस करना है। सेम वही तरीका है, क्या बोला मैंने आपको, AOH, ये ट्रैक अगर आपने पकड़ के रखा तो आप लोग इन सभी रिएक्शंस को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे बड़ी ही आसानी के साथ, बड़ी ही आसानी के साथ। आगे देखिए कहानी में क्या होता है। देखिए बच्चों, अब क्या है कि आप जितनी भी ये केमिकल रिएक्शन करेंगे, जितना मैंने आप लोगों को बताया,
इनमें हर जगह कहीं ना कहीं H प्लस आपको दिखा। अगर कहीं पर H प्लस दिखा है और कोई आप लोगों से यह कहे कि भाई बेसिक मीडियम के अंदर भी अगर बैलेंस करनी पड़ जाए तो कैसे करेंगे सर, ये बताइए, तो काहे टेंशन ले रहे हो, बताते हैं। धमका कह रहे हो, बताते हैं। इधर देखो भाई, ये तो बाद में है, क्वेश्चन तो बाद में करवाएंगे, उस पहले एक बार बैलेंसिंग सिखाते फिर नहीं रुकेंगे, पटर पटर करते जाएंगे। जरा देखिए, इधर देखिए भाई, अब हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। क्या बोला मैंने? इन बेसिक मीडियम। भाई साहब, ओ माय गॉड, गुड। इधर देखो भाई, मैंने कहा कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बेसिक मीडियम कैसे करना है, जरा देखो ध्यान से। कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता कतई नहीं है, जो करते आ रहे थे वही करना है, एंड में थोड़ा सा चेंज कर देना है। क्या, जरा देखो, AOH, ये फॉर्मेट तो आप फॉलो ही करोगे जैसे करवाता आया हूं मैं, ठीक है। और यहां के बाद क्या करना है आपको? ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट ऑफ बेस, यानी इलाज करना है। कैसे, जरा देखिए। मान लीजिए आपके पास ये MnO4 माइनस प्लस के और Fp2 प्लस, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। ये एक इक्वेशन है जिसमें MnO4 2 माइनस प्लस के Fp+3 में ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को इतना बात तो समझ में आ गई होगी। आप लोगों को क्या करना है, जो आप अभी तक करते आ रहे थे वो सेम टू सेम रखना है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी, वो जो था बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। कि कौन किस में कन्वर्ट हुआ, ये देखिए। मैंने देखा कि ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, इतना आपने लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, इनको अलग अलग करेंगे आप कि भाई MnO4 माइनस कन्वर्ट हुआ MnO4 माइनस 2 में, ठीक है भाई। पहले माइनस था, फिर -2 में। आपने देखा सर यहां पर तो एटम बैलेंस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, तो आप क्या करेंगे भाई, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, ना ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत है और ना आपको मैग्नीज की, मतलब मैग्नीज को चेंज करने की जरूरत है, सब बैलेंस्ड है। क्या करोगे आप कहोगे सर इसमें तो हमने देखा कि ये तो वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, चार्ज बैलेंस करना है, उधर -1 चार्ज, इधर -2 चार्ज, तो क्या मैं इधर एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन, उधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं? आप कहोगे सर इधर भी -2 उधर भी -2, हो गया ना ये। दूसरा कांड कि मुझे पता है सर जो Fe+2 है ये कन्वर्ट किस में हो गया, Fe+3 में। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल ये Fe+3 में हो गया भाई। और यदि ये Fe+3 में हो गया तो चार्ज बैलेंस करोगे, इधर +2 है उधर +3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ जाएगा। बोलो यार। आप कहोगे सर बिल्कुल। अब जरा देखिए, जब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे, जब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो ये पाओगे कि MnO4 माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, Fe2 प्लस MnO4 -2 Fe+3, यानी ये रिएक्शन पहले से क्या थी, बैलेंस थी। कैसा एग्जांपल दे दिया यार, बुरा मत मानना, दोबारा देता हूं। लेकिन हां, समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मेरा, कि इस इक्वेशन में कहीं पर भी H+ नहीं है, और यदि इस इक्वेशन में कहीं पर आपको H+ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन एसिडिक मीडियम में नहीं है। दूसरी चीज देखिए भाई, ये तो चलो एक एग्जांपल हुआ, दूसरा देखो जरा यार। मान लीजिएगा आपको ये दे रखा है कि Cr2O7 2 माइनस, नहीं Cr2O7 KMnO ही लेते हैं, MnO4 माइनस रिएक्शन हो रही है हमारे पास SO3 2 माइनस के साथ, बन रहा है SO4 2 माइनस और प्लस के, क्या बन जाएगा भाई यहां पर MnO4 माइनस।
-2। फॉर्मेट वही यूज करना है जो मैंने आपको करवाया था। क्या था भाई, जरा देखिए कि भाई पहले एटम, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और फिर आपको क्या करना है बेटा जी, बेस का इलाज। बेस का इलाज है ना, ट्रीटमेंट। जरा क्या होगा, सबसे पहले देखो कौन किस में कन्वर्ट हुआ। क्या ये इसमें कन्वर्ट हो गया? आपको कि सर बिल्कुल। क्या ये इसमें कन्वर्ट हो गया? आपको कि सर बिल्कुल। अब जरा देखिए भाई, मैंने लिखा कि MnO4 माइनस अगर कन्वर्ट होता है MnO4 -2 में, तो आप जरा देखो एटम सारे बैलेंस है, आपको कि सर बिल्कुल। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सर बिल्कुल। चार्ज बैलेंस नहीं है, तो क्या मैं एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दूं, कोई दिक्कत? आपको कि सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट वाली दूसरी क्वेश्चन में अगर आप देखते हो, SO3 2- कन्वर्ट हुआ SO4 2- में। अब आप सोचकर देखिए कि किधर ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि सल्फर तो बैलेंस है ऑलरेडी। आप कहोगे सर इधर एक ऑक्सीजन की कमी है, और जिधर ऑक्सीजन की कमी होती थी उसके लिए हम क्या करते थे, उतने ही मॉलिक्यूल वाटर के जोड़ते थे। तो क्या मैं यहां पर 1 मॉलिक्यूल H2O का जोड़ दूं, और जैसे ही मैं H2O यहां पर जोड़ूंगा, दूसरी साइड मुझे उसको बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ने पड़ेंगे, तो मेरे पास हो जाएंगे 2H+। ठीक है भाई, 2H+, और लास्ट में मैं जोड़ूंगा चार्ज। लास्ट में मैं जोड़ूंगा चार्ज। तो जरा देखिए भाई, उधर 2 नेगेटिव, इधर 0 है, तो यहां पर भी मैं 2 नेगेटिव और कर देता हूं। अब क्या हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज, और भाई +2 है, तो नेट हमारे पास 2 ही आएगा। हमें क्या करना है कि इन दोनों रिएक्शन को इस तरह से बैलेंस करना है ताकि इलेक्ट्रॉन पूरे कैंसिल आउट हो जाएं। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों, वो क्या होगा, जरा देखिए। 2MnO4- प्लस के SO3 2- प्लस के H2O gives 2MnO4 -2 और प्लस के SO4 2- प्लस के 2H+। आपको दिखेगा सर यहां पे तो H+ है, और यदि यहां पर H+ है तो एसिडिक मीडियम है। क्या बेवकूफ बना रखा है आपने, एक घंटे से कभी आप एग्जांपल देते हो जिसमें H+ नहीं होता, कभी आप सिखाते हो कि सर बेसिक मीडियम है, फिर भी H+ आ रहा है। अबे गधे इंसान, मैंने तेरे को यहां तक सिखाया था कि यहां तक बिल्कुल सेम करूंगा, बैलेंस करवाऊंगा सेम टू सेम। बेस का इलाज बाद में करेंगे, बेस बाद में डालेंगे। बताना मत किसी। क्या करोगे आप लोग, जरा देखो। आप लोग जब बैलेंस कर लोगे पूरी इक्वेशन को, नेट बैलेंस इक्वेशन जिसमें H+ भी दिखेगा, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जिधर जितने भी H+ हैं, जैसे इधर 2H+ है, तो आप लोगों को उतने ही OH- दोनों साइड जोड़ने हैं। तो आप लोग क्या करोगे भाई, आपने एडिशनल 2 OH- इधर जोड़ दिए और 2 OH- इधर जोड़ दिए। इससे क्या होगा मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा, कि भाई 2MnO4 ये तो एज इट इज रहेगा, SO3 2- ये भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि देखो उससे बैलेंसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने देखो मैथ की इक्वेशन में जितना इधर जोड़ते हैं उतना उधर जोड़ते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर हमारे पास 2 OH- आ गया, वाटर इधर कितना है 1, और आप लोगों को मैं बताऊं इधर हमारे पास जो होगा ये 2H+ और 2 OH- जब मिलेंगे ना, तो दोनों मिलकर वाटर बना लेंगे H2O। बात समझ में आई, 2H2O बनाएंगे। तो आ जाएगा हमारे पास क्या भाई, 2MnO4 -2 प्लस के SO4 2- और ये क्या हो जाएगा 2H2O। और जब एक H2O जो इधर से ये वाला उधर गया था, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1H2O। यहां तक सीख लेना और मुझे बता देना चैट बॉक्स के अंदर कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां तक। इसके बाद ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये जय क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहां तक आप लोगों को होमवर्क में मिलेंगे, और इनका नाम सेम टू सेम वही रहेगा। पहले वाले का हर्षा, दूसरे का राजवंती और तीसरे का किसी का भी वज्रदंती, जो भी तुम्हारा मन करे। ठीक है भाई, वो लगा लेना। तो चलिए भाई, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।